हेलो। नाउ अभी हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स ऑन सीरीज एंड पैरेलल। तो देखो, फर्स्ट एग्जांपल हमने कंसिडर किया है। यहाँ पर दो कैपेसिटर है C1 एंड C2। ये कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। एक की वैल्यू 6 माइक्रोफैरड है, दूसरी की 3 माइक्रोफैरड है। तो हमें पता है अगर दो कैपेसिटर है एंड वो सीरीज में कनेक्टेड है तो हम डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर सकते हैं CT इक्वल्स टू C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। बट ये फार्मूला सिर्फ कितने लोगों के लिए यूज़ किया जा सकता है? सिर्फ दो लोगों के लिए ये फार्मूला यूज़ किया जा सकता है। तो 6 माइक्रोफैरेड इंटू 3 माइक्रोफैरेड डिवाइडेड बाय 6 माइक्रोफैरेड प्लस 3 माइक्रोफैरेड, सो 89। सो आंसर आ जाएगा हमारा CT इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैरेड। अंडरस्टैंड? नाउ सेकंड क्वेश्चन देखो। यहाँ पर हमने तीन कैपेसिटर कनेक्ट किए हैं पैरेलल में, C1 C2 C3। C1 की वैल्यू 6 माइक्रोफैरड, C2 की 3 माइक्रोफैरड, C3 की 2 माइक्रोफैरड। तो क्या हम ये फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं CT इक्वल्स टू C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? हमने एक नोट लिखी थी, ये सिर्फ 2 के लिए यूज़ किया जा सकता है। 3 होंगे तो हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं? 3 होंगे तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं 1/CT इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस CT इक्वल्स टू, हमें आंसर आना चाहिए, इसको आप सॉल्व करो बाय यूजिंग LCM, आपको जो भी टेक्निक आती है उससे, एंड आपको आंसर आना चाहिए 1 माइक्रो फैरड। ओके। आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। 6 एंड 3 का पहले कॉम्बिनेशन ले लो, इनका आंसर आ जाएगा 2। एंड ये 2 इस 2 के सीरीज़ में है तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ओके, इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हो। बट रिमेंबर, C1 इंटू C2 इंटू C3 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, डायरेक्ट ऐसा कुछ न्यू इन्वेंट वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो। हमने यहाँ पर दो कैपेसिटर कंसिडर किए। अब ये कैसे कनेक्टेड है? ये सीरीज़ में कनेक्ट है। एंड एक 6 फैरेड का है, दूसरा 3 फैरेड का है। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इतना बड़ा कैपेसिटर हमें नहीं मिलने वाला है, बट हमने लिख लिया है। तो 6 फैरेड और एक 3 फैरेड का है, जिनको मैंने पैरेलल में कंसिडर किया है। तो क्या पैरेलल में फार्मूला क्या आने वाला है कैपेसिटर का? सी इक्विवेलेंट का फार्मूला C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 की वैल्यू क्या आएगी? 6 प्लस 3 विच इज़ 9 फैरेड। CT इक्वल्स। ओके। नाउ अगेन एक अच्छा वाला क्वेश्चन। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें कैपेसिटर पूछा है A एंड B के अक्रॉस में क्या फाइंड आउट कैपेसिटेंस, और हमें सिंपली पूछा है CAB फाइंड आउट करो। CAB मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस दिस पॉइंट्स। अब यहाँ से अगर हम जाएंगे तो हमें समझ में नहीं आता है कौन सा कैपेसिटर सीरीज़ में, कौन सा पैरेलल में। तो इसके लिए एक टेक्निक रहती है, आपको क्या करना है, राइट साइड से, इस साइड से आपको जाना है। ओके, इस साइड से देखना है। अब इस साइड से अगर हम देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो समझ में आ रहा है कि ये बीच में आ रहा है कैपेसिटर, फिर ये कुछ अलग दिख रहा है। नहीं, बट यहाँ से अगर देखेंगे तो हमें समझ में आता है कि ये दो कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है। ये दो कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है? ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। ओके, तो इनको अगर हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन निकाल दिया तो हमारा कुछ सर्किट इस तरह बन जाएगा। एंड 6 एंड 3 का कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा? 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 3, आंसर क्या आएगा? 2 फैरड। अब ये सब फैरड में ही ऐसा कंसिडर कर लो, मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिखी है, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। एंड ये 2, ये 4, ये 2, ये 4, ये 4। तो अब यहाँ पर ये 2 एंड ये 2 कैसे कनेक्ट दिख रहे हैं? ये 2 एंड ये 2, अगर इसको मैं थोड़ा स्ट्रेच कर देता हूँ तो ये दोनों कैसे आएंगे? पैरेलल में आएंगे। तो पैरेलल में कॉम्बिनेशन का आंसर क्या आएगा? 2 प्लस 2। तो ये 2 प्लस 2 कितना बनेगा? 4 बन जाएगा। तो हमारी नेक्स्ट फिगर बन जाएगी कुछ इस तरह से। फोर, 4, 2, 4, 4।
नाउ ये दो 4 कैसे कनेक्ट है, ये दो 4 सीरीज़ में कनेक्ट है, तो हम इनका फिर से सीरीज़ कॉम्बिनेशन करेंगे। और दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो सी, अगर सीरीज़ में है दोनों की वैल्यू सेम है तो हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं सी डिवाइड बाई एन। तो 4 डिवाइड बाय कितने वेव कैपेसिटर है, 2, 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 फाइव। तो ये फिर से हमारी फिगर कुछ इस तरह बन जाएगी। सो ये 2, ये 2, ये 4, 4, ये 2 कैसे कनेक्ट है, ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो कैसे कॉम्बिनेशन है, सी 2 + 2, तो फाइनल आंसर हमारा बन जाएगा ये 4, ये 4 एंड ये 4। समझ में आ गया मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। तो ए बी के अक्रॉस में आंसर क्या आएगा, सी ए बी इक्वल्स टू, ये तीनों कैसे कनेक्ट है, ये तीनों सीरीज़ में कनेक्ट है एंड सीरीज़ का फॉर्मूला एंड सारे वैल्यू की सारे कैपेसिटर की वैल्यू सेम आती है, तो हम डायरेक्टली सी डिवाइड बाई एन लगा दे। तो सी की वैल्यू 4 है, कितने रजिस्टर है कनेक्ट, 3 है, 3 है तो 4/3। तो ये बन जाता है आपका आंसर। अंडरस्टैंड इसको मैंने किस तरह सॉल्व किया है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपको सॉल्व करना है एंड कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना है। ओके, T3 इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना। ओके, नाउ अभी हमको क्या पूछा गया है, फाइंड आउट रेशियो ऑफ सी पी आर डिवाइड बाय सी पी क्यू, सी पी आर डिवाइड बाय सी पी क्यू, सी पी एंड आर। ओके, तो सी पी आर का अगर हमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन कंसिडर करेंगे, ये ऐसा। ओके, इनके बीच, इनके अक्रॉस में हमें कैपेसिटेंस निकालना है। तो जैसे हम इन दोनों से लाइंस खींचते हैं तो हमें समझ में आता है ये 3 कैसे कनेक्टेड आ गए, ये तीनों की तीनों कैसे कनेक्ट है, ये तीनों की तीनों कनेक्ट है सीरीज़ में। तो सीरीज़ में है एंड सबकी वैल्यू अगर सी है तो हम उसका फॉर्मूला डायरेक्टली है, इसका कॉम्बिनेशन आएगा C/3। ओके, एंड ये दोनों कैसे कनेक्ट है, ये दोनों हैं सीरीज़ में, तो ये कंप्लीट सर्किट हमारा बन जाएगा ये इस तरह। ओके, ये सी 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 सी, इसका इस कॉम्बिनेशन का इसका आंसर आ जाएगा C/3, इस कॉम्बिनेशन का आंसर आ जाएगा C/2, C/2 एंड C/3 कैसे कनेक्ट हो गए, पैरेलल में आ गए। तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा सी पी आर का हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा C/2 प्लस C/3। तो इसका फाइनल आंसर बन जाएगा C/2 प्लस C/3, तो ये बन जाएगा 5/6 C। ओके, 5/6 C। नाउ अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, सी पी क्यू, पी एंड क्यू। तो ये पी से तो एक लाइन है, अब इसको निकाल देंगे हम क्यू आर को एंड हम पी से एंड क्यू से एक लाइन खींच लेंगे। तो इस तरह पी एंड क्यू से एक लाइन खींच दी, तो ये सारे कैपेसिटर कैसे कनेक्ट हो गए, ये सीरीज़ में आ गए एंड इस सीरीज़ कॉम्बिनेशन के पैरेलल में ये कैपेसिटर आ जाएगा। तो ये अगर सारे सीरीज़ में आ गए तो हमारी फिगर किस तरह बन जाएगी, देखो यहाँ पे ये एक कैपेसिटर एंड यहाँ पर 4 कैपेसिटर पैरेलल में। तो सी 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 सी, अब ये चारों सीरीज़ में है तो इनका कॉम्बिनेशन का आंसर बनेगा C/4 एंड इसका C सिर्फ। तो सी पी क्यू को हम लिखेंगे C प्लस
5C/4, तो ये आंसर आ जाएगा 5C/4। तो हमारा CPR का आंसर आ गया 5/6C एंड CPQ का आंसर आ गया 5C/4। तो हम CPR डिवाइड बाय CPQ लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा CPR की वैल्यू 5/6C इंटू CPQ की वैल्यू 5C इंटू 4। तो ये C कैंसिल, 4 कैंसिल, 4/6 आंसर इज 2/3। आंसर इज 2/3। नाउ अभी हम देखेंगे ब्रिज सर्किट। देखो ये तीनों सर्किट जो है वो ब्रिज सर्किट है। ओके, तो आपको अगर इसमें से कोई भी एक सर्किट आता है तो पैनिक नहीं होना है, आपको बस उसे एकदम शांत से सॉल्व करना है, उसे देखना है। तो अगर इस टाइप का सर्किट आता है तो इसे सॉल्व करने के एग्जैक्ट तरीका है, तो ये एक्चुअल में सीरीज पैरेलल सर्किट नहीं है, ये एक स्टार डेल्टा वाला सर्किट है। बट स्टार डेल्टा आपको सिलेबस में नहीं है, तो आपको एक कंडीशन आएंगी यहाँ पर और वो हर वक्त रहने वाली है मोस्टली। तो वो क्या रहने वाले, ब्रिज बैलेंस रहने वाला है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिज बैलेंस। अब देखो इसका सारा कंसेप्ट मैं आपको बोल दूंगा, डोंट वरी। तो ये जो हमने सर्किट देखा है इसमें आप सीरीज पैरेलल कौन किससे है ये नहीं बता सकते। ओके, और इसे सॉल्व करने का तरीका रहता है स्टार डेल्टा से। स्टार डेल्टा सर्किट्स यूज़ करके हम उसे सॉल्व करते हैं। बट आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको एक कंडीशन कन्फर्म आएगी जो कि ब्रिज बैलेंस रहेगा। अब ब्रिज बैलेंस का मतलब ये रहता है, ब्रिज बैलेंस का मतलब ये रहता है कि व्हेन C1 इंटू C3 इक्वल्स टू C2 इंटू C4 है। कंडीशन समझ में आ गई, C1 इंटू C3 इक्वल्स टू C2 इंटू C4 है। C1 इंटू C3 इक्वल्स टू C2 इंटू C4। अगर ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है तब हम बोलेंगे ब्रिज बैलेंस है। ओके, तब हम बोलेंगे ब्रिज बैलेंस है। एंड जब ब्रिज बैलेंस रहता है तब हम इस ब्रांच को रिमूव कर सकते हैं, इस ब्रांच को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। एंड हमें समझ में आता है अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा इस ब्रांच को तो यहाँ पर C1 एंड C4 सीरीज में आ जाएंगे, C2 एंड C3 सीरीज में आ जाएंगे। इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन निकालो, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन निकालो एंड वो फाइनल कॉम्बिनेशन एक दूसरे के पैरेलल में आएगा एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, तो ये सर्किट एंड ये सर्किट, इन दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको? नहीं। तो सिर्फ क्या किया है, ये जो कंडक्टिंग वायर है इनको बस थोड़ा सा खींच लिया है तो ये इस तरह बन जाएगा। ओके, एंड सेम ये भी सर्किट इसी की तरह है, सेम ये सर्किट भी इसी की तरह है। यहाँ पर भी देखो ए पॉइंट पे C1 एंड C2 कनेक्ट है, ए पॉइंट पे C1 एंड C2 कनेक्ट है, तो यहाँ पर भी ए पॉइंट पे C1 एंड C2 कनेक्ट है। बी को C3 एंड C4 कनेक्ट है, C3 एंड C4 बी को कनेक्ट है एंड C5 जो है वो इन दोनों के बीच में कनेक्ट है, जो C5 है वो इन दोनों के बीच में कनेक्ट है। ये नंबरिंग एक बार देखो। तो अब अगर आपका ब्रिज बैलेंस है, इस कंडीशन में ब्रिज बैलेंस कैसे फाइंड आउट करना है, C1 इंटू C3, ओके, C1 इंटू C3, C2 इंटू C4, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है तो आप C5 को निकाल सकते हो। एंड अगर आपको ये सर्किट आ जाता है कभी भी तो आप उस सर्किट को इसमें कन्वर्ट कर लो, तो ये सॉल्व करना थोड़ा आसान जाता है। तो पर मैंने नंबरिंग कैसे की है वो आपको थोड़े से ध्यान से आनी चाहिए। ओके, तो मैंने क्या बोला है कि ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन कैसे फाइंड आउट करना है कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ये कोई नेसेसरी है कि C1 इंटू C3 ही लिखना है, अगर किसी ने यहाँ पर C4 लिखा है, यहाँ पर C5 लिखा है तो नहीं। सिंपल याद कैसे रखना है, दिस ब्रांच इंटू दिस ब्रांच इक्वल्स टू दिस ब्रांच इंटू दिस ब्रांच, अंडरस्टैंड। एंड इस सर्किट को भी इसी तरह सॉल्व करना है, ये भी ब्रिज बैलेंसिंग का ही क्वेश्चन है। बस आपको फाइंड आउट करना है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड यू विल गेट द आंसर। अभी हम उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, नाउ देखो हमने एक सर्किट कंसिडर किया है। ये सर्किट अगर आपको बोला गया तो आपको क्या बताया गया है कि ये किसका सर्किट है, एक ब्रिज बैलेंसिंग का ब्रिज का सर्किट है। तो आपको इसे ब्रिज में कन्वर्ट करने आना चाहिए, या आप नहीं भी करते तो भी चलेगा। जस्ट आपको ब्रिज बैलेंस है या नहीं ये देखना है, एंड मोस्टली आपको ब्रिज बैलेंस आने ही वाला है। ओके, क्योंकि अगर ब्रिज बैलेंस नहीं रहता है तो आपको स्टार डेल्टा कंसेप्ट यूज़ करनी पड़ती है जो कि आपकी सिलेबस में नहीं है।
डोंट वरी अबाउट इट. सो ब्रिज बैलेंस है तो कैसे समझ में आएगा, 6 इंटू 3 18 इक्वल्स टू 6, 3 इंटू 6 18. तो अगर ये दोनों इनका मल्टीप्लिकेशन एंड इनका मल्टीप्लिकेशन अगर सेम आता है तो हमको लेंगे ब्रिज बैलेंस है, या हम उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं. देखो ए पॉइंट को मैंने कंसिडर किया है इस तरफ. सो ये सपोज मैं इसको यहाँ पर बी पॉइंट दे देता हूँ एंड यहाँ पर इसको सी पॉइंट देता हूँ. अब ए यहाँ पर बी नहीं लिख सकते हम, बी ऑलरेडी हमने दिया है, इसको डी पॉइंट दे देते हैं. ओके, तो ये बी पॉइंट है हमारा. सो ए एंड डी के बीच में, तो यहाँ पर अगर मैंने 6 इंटू 3, हाँ डी यहाँ पर एंड सी यहाँ पर. सो ए एंड सी के बीच में 6 फैरेड है, सी एंड डी के बीच में 5 है, सी एंड डी के बीच में 5 फैरेड है. ए एंड डी के बीच में देखो, ए एंड डी के बीच में 3 फैरेड है. सी एंड बी के बीच में, सी एंड बी के बीच में, सी एंड बी के बीच में कितना है, 6 है. एंड डी एंड बी के बीच में 3 है. ओके, इस तरह आपको इसे ड्रॉ करना है. आप ऐसा कोई रीज़न नहीं है इसे ऐसे ही निकालना है, बस आपको पॉइंट्स यहाँ ड्रॉ लिख लो एंड उसे इस तरह दे दो. तो यहाँ पर भी समझ में आता है 6 इंटू 3 एंड 6 इंटू 3, राइट. तो 6 इंटू 3 एंड 6 इंटू 3 बराबर हो गया. नाउ अब अगर ब्रिज बैलेंस है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं एंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन एंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं. तो अब अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे इस ब्रिज बैलेंस है तो हमें समझ में आता है फिगर कुछ इस तरह बन जाएगी. ये 6 6 6 6 3 3, तो ये 6 6 सीरीज़ में, ये 3 3 सीरीज़ में, तो 6 6 सीरीज़ में है तो इसका आंसर बन जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 मतलब 3, एंड यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 2, एंड हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. फाइनल आंसर इज ए एंड बी है यहाँ पर. सी ए बी क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 बाय 2, सो 6 9 बाय 2. तो आंसर इज फाइनल 4.5 फैरेड. अंडरस्टैंड. नाउ अभी हम देखेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव कैपेसिटर्स ऑफ two similar capacitor when joined in series and then in parallel is 6 microfarad. The capacity of each capacitor is. ओके, तो अब ये जो क्वेश्चन है इसे हम इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इसे जस्ट लॉजिकली सॉल्व कर दो, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ दी है ये आसान है तो हम उसे लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं. तो फर्स्ट मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड से. तो फर्स्ट हम लेंगे ए को, तो इसका आंसर है 2 माइक्रोफैरेड, तो इसको अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 4, एंड सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो 1, तो 4 - 1 3, तो 6 माइक्रोफैरेड इफेक्टिव कैपेसिटेंस बनना चाहिए. इन दोनों का अगर माइनस करते हैं तो सेकंड 4 कैपेसिटर, तो ये पहला ऑप्शन तो चला जाता है. सेकंड 4 माइक्रोफैरेड, इनको 4 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटर लेते हैं एंड इनको अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो आंसर आ जाएगा 8, एंड सीरीज़ में कंसिडर करते हैं तो 4 डिवाइडेड बाई 2 तो 2, सो 8 माइनस 2 तो 6 माइक्रोफैरेड, तो 4 आंसर इज राइट. ओके, क्वेश्चन समझ में आया मैंने कैसे सॉल्व किया इसको. जस्ट ट्रायल एंड एरर मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, नाउ नेक्स्ट ये क्वेश्चन देख लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.
An electric circuit requires a total capacitance of 2 microfarad across a potential of 1000 volt. Large number of 1 microfarad capacitance are available, each of which would break down if the potential is more than 350 volt. How many capacitors are required to make the circuit? Okay, हमें एक सर्किट बनाना है जो 1000 वोल्ट सस्टेन करे एंड उसका कैपेसिटेंस बनना चाहिए 2 माइक्रोफैरड। क्वेश्चन समझ में आ गया? हमें एक सर्किट बनाना है जो 1000 वोल्ट को सस्टेन करे एंड उसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड आना चाहिए, बट द प्रॉब्लम इज हमारे पास सिर्फ 1 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर है एंड वो सिर्फ 350 वोल्ट ही सस्टेन कर सकते, उसके ऊपर वो सस्टेन नहीं कर सकते। तो देखो हम एक सर्किट बनाएंगे, यहाँ पर है 1000 वोल्ट, इसको अब मैंने एक कैपेसिटर लगाया जिसकी वैल्यू 1 माइक्रोफैरड है, इसकी वैल्यू कितनी 350 वोल्ट। अगर मैंने इसे डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया 1000 वोल्ट पे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ओके, तो ये ख़राब हो जाएगा। तो हमने और एक लगाया तो 350 प्लस 350 कितना आएगा 700। तो 700 भी 1000 से कम है, तो तब भी वो ये दो कैपेसिटर मिलके इसको सस्टेन नहीं कर सकते। तो हमने और एक लगाया 350 का, ओके। तो हाँ, अब ये तीनों मिलके इस 1000 वोल्ट को सस्टेन कर सकते हैं। अब ये तीनों हमारे कैपेसिटर यहाँ पर हमने कैसे कनेक्ट किए, सीरीज़ में कनेक्ट किए। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, एंड ये तीनों की कैपेसिटी 350 350 350, मतलब ये 1000 को सस्टेन अभी कर सकते हैं। बट अब ये 1 फैरेड का है, ये 1 फैरेड का है एंड ये भी 1 फैरेड का है, तो इनका ओवरऑल कैपेसिटेंस कितना आएगा इस पूरे ये एक स्ट्रिंग का? तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3, क्योंकि हमें पता है कि सबकी वैल्यू अगर सेम है तो हम डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। तो 1/3 इसका आएगा। एंड अगर मैंने इसे और एक बार ऐसी स्ट्रिंग कनेक्ट की तो उसका भी आंसर क्या आएगा 1/3। एंड ये भी स्ट्रिंग, इसके अक्रॉस में भी कितना पोटेंशियल आएगा 1000, क्योंकि ये पैरेलल में ही कनेक्ट है। यहाँ पर 1000 वोल्ट, यहाँ पर भी 1000 वोल्ट, और एक स्ट्रिंग मैंने कनेक्ट कर दी, तो इसका भी कैपेसिटेंस कितना आएगा 1/3 1/3 1/3 प्लस 1/3 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना आएगा 1। एंड अगेन मैंने, तो इस तरह मैं यहाँ पर भी 1/3, यहाँ पर भी 1/3 एंड यहाँ पर भी 1/3। तो देखो कितने कैपेसिटर आ गए हैं, कितने स्ट्रिंग बनी है, m की वैल्यू आ गई है स्ट्रिंग 1 2 3 4 5 6 6, और एक में कितना है कैपेसिटर n 3। तो टोटल कैपेसिटेंस कितने आ जाएंगे हमारे 6 इंटू 3 विच इज़ 18। इस टाइप की क्वेश्चन आपको बनाने आना चाहिए, ओके।